हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। और आप सभी के रिक्वेस्ट से अभी इंग्लिश पेडागोजी की जो कंटिन्यूस जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको डिटेल में समझते हुए सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती बने और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक अपना अप्रोच बना सके। आप समझ सके पैटर्न को कि कहाँ से कैसे पढ़ा जा सकता है और कितनी तैयारी करनी है। तो आज जो मैं पेपर लेके आई हूँ वही 2023 20 अगस्त का है, सी टेट पेपर 2 का। इससे पहले भी मैंने सी टेट पेपर 2 का जो लैंग्वेज 2 है उसका मैंने पेडागोजी को सॉल्व करवाया है। आज हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम जो सॉल्व करेंगे वो लैंग्वेज 1 है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सी टेट पेपर 2 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है। सी टेट पेपर 2 का लैंग्वेज 1 इंग्लिश पेडागोजी, और ये सेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एफ सेट का है ये, ठीक है। तो आज हम इसके पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। तो समय न गवाते हुए चलिए हम बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन से स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, 106 से। तो आपको यहाँ से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रैटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आपको रीड करना है और जो सही स्ट्रैटेजी वो अपना रहा है उसे आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट नो वॉट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। अगर मैं कुछ नहीं जानता हूँ या जानती हूँ तो मैं उसे देखती हूँ। देखती हूँ मतलब ढूंढती हूँ, किसी और चीज, कोई और रेफरेंस वगैरह होता है उसमें जाके वो उसके बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर, कंसल्टिंग रेफरेंस बुक। ये फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही लग रहा है। स्टिल हम सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैं कई बार कह चुकी हूँ कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपको सही लगते हैं, उनमें से आपको सबसे बेस्ट को चुनना है। कंफ्यूज करने के लिए एक से कई ऑप्शंस को वो आजकल क्या करते हैं, सही वाले देते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाए। तो सेकंड नंबर है कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं, यहाँ पर सिंपल सी बात बोली जा रही है, किसी चीज़ का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में सर्च करते हैं किसी भी चीज़ से, कोई भी रेफरेंस से, चाहे वो बुक हो, चाहे आप गूगल पे सर्च करें या कहीं भी सर्च करें। यहाँ पे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की तो कोई बात ही नहीं है। फोकसिंग ऑन कोलोकेशन, तो वर्ड्स वगैरह जो होते हैं, शब्द के जो समूह होते हैं, कोलोकेशन का मतलब होता है शब्दों का जो समूह होता है जो बार बार रिपीट होता है। ऐसे शब्दों के समूह में कुछ ऐसे शब्द होते हैं किसी भी वाक्य में जो बार बार वो शब्द रिपीट किए जाते हैं, उसे कोलोकेशन कहते हैं। तो ये कोलोकेशन, फोकसिंग ऑन कोलोकेशन, ये भी गलत है। यूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने की बात कहाँ से आ गई, सीधी और सिंपल सी बात कही गई है। किसी चीज़ का अगर हमें जानकारी नहीं है, किसी चीज़ को हमें, मतलब कोई हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता, वो चीज़ हमारे लिए नई है, तो हम उसे ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, या रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपका बेस्ट ऑप्शन है, कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल। चाहे वो बुक हो, इंटरनेट हो, या ऑनलाइन मटेरियल हो, ई मटेरियल हो, आप उस मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड। डायग्नोस्टिक जो होता है टेस्ट, जिसे इस्तेमाल किया जाता है क्या एसेस करने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं टेचर के द्वारा, जो किया जाता है बच्चों के लिए, वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन, लर्नर एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन अ टेक्स्ट। देखिए, टेक्स्ट को समराइज करने की एबिलिटी को जानने के लिए, ये इसके लिए नहीं होता। सिर्फ टेक्स्ट में जो पॉइंट दिया है उसको समराइज करना, यही डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम नहीं है, ये उसके अंतर्गत आएगा, है ना। एंड रैंक लर्नर इन ऑर्डर टू अचीवमेंट, तो देखिए रैंकिंग वाले शब्द तो अपने आप में नेगेटिव है, ये यहाँ नहीं होगा। लर्नर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। लर्नर के क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किन एरिया पे उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वो थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, उसको एसेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बेस्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक।
डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर के द्वारा लिया जा रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है लर्नर जो है अपनी मिस्टेक को खुद रिकॉग्नाइज करे, खुद पहचाने, तो ये यहाँ पे कैसे संभव है? फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने का मतलब ही क्या हुआ? तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं ये एसेस करने के लिए, ये इस चीज़ का आकलन करने के लिए कि लर्नर के क्या वीक एरिया है, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या प्रैक्टिस देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज एसेस। प्रोफिशिएंसी जो प्रवीणता जो टेस्ट होती है ना, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं जब लैंग्वेज में, तो वो क्या एसेस करता है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का इस्तेमाल बेसिकली ना जब भाषा की जो क्लास होती है उसमें अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का असेसमेंट किया जाता है तो उसमें ये पता लगाने के लिए इस टेस्ट को लिया जाता है कि बच्चे का जो भाषाई ज्ञान है वो किस लेवल तक पहुंचा है, जहां तक मतलब जो उनका जो इन्होंने जो सेट कर रखा था कि ये इस सेशन में इस करिकुलम में इतना सिखाना है, क्या वहाँ तक बच्चे की लेवल पहुँच पाई है, जो बच्चे को क्लास में टीचिंग दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वो उसे सही से ग्रास्प कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, उन किस लेवल तक वो अचीव कर पाए हैं, ये सब को देखा जाता है। इसे हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। तो क्या ये एसेस करता है बोल रहे, तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर हैव रीच्ड। बात सही है। स्टिल हम सब ऑप्शन पढ़ेंगे। द मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, तो देखिए मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में नहीं देखा जाता है। ठीक है, लेवल जो भाषा का जो लेवल क्या स्तर है, कितना वो सीख चुके हैं, उसे देखा जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है थर्ड नंबर द लैंग्वेज ऑफ डेली कन्वर्जेशन। डेली कन्वर्जेशन का जो लैंग्वेज है उसको सिर्फ तो वो ही काम नहीं है ना। द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट हैव बीन टॉट, जो लैंग्वेज बच्चों को सिखाया गया है उसी को ही वो कितना सीखे हैं, सिर्फ उसी को टेस्ट करेंगे, नहीं ओवरऑल जो भाषा है उसमें बच्चे क्या कितना अचीव कर चुके हैं, जो उन्होंने सेट किया था कि इतना ये सब इनको इस लेवल में आना चाहिए, तो वो लेवल अचीव किए हैं या नहीं, उसे हम एसेस करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के द्वारा। तो फर्स्ट नंबर जो है द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर हैव रीच्ड, ये आपका सही आएगा आंसर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट 109 अ टीचर डिवाइडेड लर्नर इनटू ग्रुप। एक शिक्षक ने लर्नर्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया एंड आस्क्ड देम टू डू अ क्विज अबाउट एलिफेंट, और उन बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करने के बाद कहा कि एलिफेंट के बारे में क्विज करो एक दूसरे से, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट देम, उसके बारे में स्टोरी पढ़ने, एलिफेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले एक क्विज करो। ठीक है, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछो। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर इज, सीधी सी बात है, एक टीचर को एलिफेंट के बारे में स्टोरी बतानी है। स्टोरी को रीड करने से पहले बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कराकर उनसे कहती है कि आप एक दूसरे से क्विज करो एलिफेंट के बारे में, जो जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको जितनी जानकारी है उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे से पूछिए। ठीक है, ये बोलती है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो सीधी सी बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि बच्चा एलिफेंट के बारे में स्टोरी पढ़ने से पहले उसके बारे में जब वो सोचेंगे समझेंगे, जो जितनी उनकी जानकारी है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको सोच के इमेजिन करके एक दूसरे से क्विज पूछेंगे, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि उनके आइडियाज जनरेट होते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है और इससे उस टॉपिक पे उनका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें एक प्ले वे मेथड मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया जनरेट इंटरेस्ट इन टॉपिक, ये एकदम सही है। स्टिल आप सारे ऑप्शन देखेंगे। राइट अ टेक्स्ट रिव्यू, अब यहाँ पे क्विज बोला जा रहा है तो टेक्स्ट बोल रहा है, राइटिंग वर्क तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, टेस्ट देयर मेमोरी टेस्ट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। गिव पेयर फीडबैक, अब यहाँ पर क्विज अभी हुआ नहीं है तो फीडबैक क्या देंगे, अभी तो वो एक दूसरे से पूछेंगे। तो सीधी सी बात है, टॉपिक पढ़ाने से पहले अगर आप बच्चों को कुछ इस तरह का एक्टिविटी देते हैं तो इससे उनका जो इंटरेस्ट है वो टॉपिक पे जनरेट होता है। आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 110 इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा की जो कक्षा में अ स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, एक बच्चा जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। टू हैंडल दिस डिसरप्टिव स्टूडेंट द टीचर शुड, ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो पहला नंबर दिया फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडी, करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं सारे ऑप्शन।
सेकेंड, डिपेंड ऑन द पेरेंट टू ऑफर रेमेडी, मतलब सिर्फ पेरेंट पे डिपेंड हो कि पेरेंट उन्हें कोई सॉल्यूशन दे, ठीक है, तो ये तो गलत है। आप अगर एक टीचर है, क्लासरूम में आप पढ़ा रहे बच्चे को, कोई बच्चा अगर डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर बच्चा क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है आपके पढ़ाने के दौरान, तो बच्चे को बुलाकर पूछेंगे क्या परेशानी है, और उसके हिसाब से रेमेडियल एक्शन लेंगे, निदानात्मक उसे उपचार देंगे कि क्या परेशानी है, जो भी परेशानी है उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फर्स्ट नंबर जो है वो एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट, टॉक टू द चिल्ड्रेन टू ऑफर रेमेडी। थर्ड नंबर आप देख लीजिए, रिपोर्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट टू द स्कूल अथॉरिटी। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है ना, बच्चा इससे नहीं सुधरेगा, उल्टा हो सकता है वो और बदमाशी करे, ठीक है। और एज अ क्लास टीचर, अगर आप क्लास टीचर हैं तो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप बच्चे से बात करें और उसे समझा सकें, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी होती है कि अगर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है क्लास में कोई बच्चों के द्वारा, तो बच्चे से पहले बात की जाए कि परेशानी कहाँ पे हो रही, क्या उसे क्या चीज़ में दिक्कत हो रही है जो क्लास में इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है। फोर्थ बोल रहा है, एड्रेस द डिलीजेंट स्टूडेंट। अब डिलीजेंट स्टूडेंट को बताने से यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन एक ही है कि आप पहले बच्चे से बात कीजिए और उसको जो भी निदानात्मक उपचार है वो आप उसे दीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 111, when a student brainstorm ideas, organize, draft, edit and revise their work, which skill does this process reflect? जब बच्चे, स्टूडेंट्स, छात्र ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आइडियाज़ को, अपने विचारों का जो ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, जो एक साथ विचारों का जो तूफान आता है, बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और ड्राफ्ट करते हैं, एडिट करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, देखिए, थॉट को अगर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्राफ्ट ये एक राइटिंग का वर्क है, स्किल है, ठीक है, राइटिंग स्किल है, ठीक है, एडिट भी राइटिंग स्किल है, और रिवाइज देयर वर्क, और इस तरह से वो अपने वर्क को रिवाइज करते हैं, तो ये कौन सा स्किल होता है? तो ये आपका राइटिंग स्किल हो जाता है, ठीक है। यहीं पे आपको देखिए, ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, ठीक है, ये कभी ये कोई प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन को वो पूछ चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राफ्ट एडिट दिया है, इसका मतलब आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये राइटिंग से रिलेट करता हुआ है, तो यहाँ पर ये राइटिंग स्किल हमारा हो जाएगा, ना कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को पढ़िए और आपको ऑप्शन जो सही है वो बताना है। असर्शन बोल रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। बोल रहा है रीडिंग और राइटिंग जो स्किल है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। हाँ सही है, कुछ हद तक डेवलप करता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि तर्क शक्ति जो होती है ना, कोई चीज़ लिखी हुई चीज़ है उस पर बच्चे क्वेश्चन करे कि ये कैसा है, क्या है, कवि के बारे में, ये एक एनालॉजी करे, कंपेयर करे उस चीज़ को कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ये होती है तर्कशील शक्ति, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। प्राइमरी लेवल पे कुछ हद तक ठीक है, बात सही है, करेक्ट है ना। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है क्रिटिकल थिंकिंग जो है सब स्किल है रीडिंग राइटिंग का, यस, लेकिन प्राइमरी लेवल पे नहीं। प्राइमरी लेवल पे सब स्किल नहीं है। सब स्किल कब है? ये अपर लेवल पे, ठीक है। अपर लेवल पे क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना रीडिंग राइटिंग की, वो सब स्किल बन जाती है। उस पर वो हाइपोथेटिकल लॉजिक लगाते हैं और उस पर जो भी एनालॉजीज वगैरह करते हैं उससे बनता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे क्रिटिकल थिंकिंग सब स्किल नहीं है, ये रॉन्ग है रीज़न उसका। ये बात बिल्कुल सही है कि रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए प्राइमरी लेवल पे हेल्प करती है। कुछ हद तक बच्चे सोचते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें कि ये ऐसा है, ये कैसा है, उस लेवल तक नहीं सोच पाते हैं जैसे अपर लेवल में जो वो सोचते हैं, ठीक है, किसी भी राइटिंग के लिए या रीडिंग के लिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग सब स्किल कब होता है? प्राइमरी लेवल के ऊपर लेवल, ठीक है, हायर लेवल पे, नॉट इन प्राइमरी लेवल। यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि
ये जो कारण है, ये जो कथन है उसका रीजन है क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो प्राइमरी लेवल पे तो नहीं है, यहाँ पे स्पेशली प्राइमरी लेवल पे बोल दिया है तो ये सब स्किल नहीं होगा। ये बात सही है, ये बात गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन देखिए जहाँ पे ए ट्रू है और आर फॉल्स है वो सही होगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न। भाषाई कौशल कब बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है? तो बोल रहा है फर्स्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल। देखिए चैलेंजिंग और मैकेनिकल जो ड्रिल होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, ड्रिलिंग तो करनी ही नहीं है, वो नेगेटिव होता है। इफ दे आर डिल्ड विथ एन इंटीग्रेटेड मैनर, एकदम सही है। इंटीग्रेटेड क्या होता है? एक दूसरे से बंधा हुआ। मतलब अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस से रिलेट करता हुआ टॉपिक है तो उसमें आप सोशल का भी आप करके बता सकते हैं। तो मतलब इंटीग्रेटेड मैनर, एक की कड़ी दूसरे कड़ी से बंधी हुई हो, इस तरह से उन टॉपिक को डील करना है, ये सबसे बेस्ट आंसर है। और यहाँ पे ओनली बोल दिया है थर्ड में, ओनली थ्रू रिटन टेस्ट। तो ओनली जो होता है अपने आप में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ रिटन टेस्ट और असाइनमेंट से नहीं भाषा सीखी जा सकती। इफ द टीचर फोकस ऑन वन स्किल, एक ही सिर्फ स्किल पे, एक ही कौशल पे ध्यान देगी एट अ टाइम, तब सीखा जाएगा, तो ये भी गलत है। इंटीग्रेटेड मैनर पे होना चाहिए। सपोज मैथ्स का एक सब्जेक्ट है, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा थ्योरम दिया है जो साइंस से रिलेट करता होगा और ऐसा कुछ दिया है जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता होगा, तो वो आपका सोशल साइंस में आ गया। और उसमें जो लिखा हुआ जो है रीडिंग टेक्स्ट है वो आपकी लैंग्वेज सीखने में हो रहा है। तो ये इस तरह से क्या हो गया, इंटीग्रेटेड मैनर से आप उसे सिखा रहे। इफ दे आर डिल्ट विथ एन इंटीग्रेटेड मैनर, तो ये आपका जो सेकंड नंबर है वो बेस्ट आंसर हो जाएगा। 114 देख लेते हैं। टू एक्सेस वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नैरेटिव स्किल, टीचर शुड आस्क स्टूडेंट। ये पता लगाने के लिए कि बच्चे नैरेटिव स्किल कितनी डेवलप कर चुके हैं, टीचर को क्या करना चाहिए? नैरेटिव स्किल का मतलब होता है कोई कहानी को आप वर्णन करते हैं, तो जो आपका जो व्याख्यान कौशल होता है या वर्णन कौशल होता है वो पता करने के लिए टीचर बच्चों में कि कितनी व्याख्यान कौशल जो बच्चों में कितनी डेवलप हुई है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए टीचर को? फर्स्ट नंबर बोला शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज। तो मतलब टीचर को क्या पूछना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट को शेयर करो जिससे उन्हें सरप्राइज हुआ हो। तो हाँ, ये बात सही है। कोई इंसिडेंट जिससे वो सरप्राइज है, जिसे वो आश्चर्य है, उस इंसिडेंट को अगर वो उसकी व्याख्या करते हैं तो इसमें वो एसेस कर सकते हैं, टीचर एसेस कर सकते हैं कि उनकी जो नैरेटिव स्किल है, व्याख्यान जो कौशल है वो कितनी अच्छी है ना। तो ये एकदम बेस्ट है। स्टिल हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। करेक्ट द मिस्टेक इन द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो वो वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। तो ये तो एकदम गलत बात है। बच्चे को अपने जो थॉट्स हैं या इंसिडेंट उसको शेयर करने देंगे तो वो पूरी तरह से बताएंगे, उसके बीच में आप मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, सही से बोल नहीं पाएगा, अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है। रीड ए स्टोरी एंड आंसर कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इससे बच्चे का जो नैरेटिव स्किल है इससे कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब स्टोरी रीड करा दीजिए, कॉम्प्रहेंस बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करना है, तो इससे वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो कुछ कर नहीं रहा है, व्याख्यान तो कुछ कर नहीं रहा है, वो पढ़ेगा, रीड करेगा और उसका आंसर वो ढूंढेगा। व्याख्यान कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नैरेटिव स्किल का कुछ काम नहीं है। सर्कल द वर्ब एंड एडजेक्टिव, अब ये ग्रामर की बात आ गई, वर्ब और एडजेक्टिव, तो ग्रामर की बात यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है किसी चीज़ को, तो ऐसे इंसिडेंट को आप बच्चे से पूछिए जो इंसिडेंट्स उनके लिए नया हो, जिससे वो वंडर या सरप्राइज हुए हो। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 115 तक, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 115, अ टीचर ऑफ क्लास 7 इज फैसिलिटेटिंग रीडिंग ऑफ बुक अदर देन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, शी इज प्रमोटिंग देयर। एक क्लास 7 की टीचर है, क्लास टीचर है, ठीक है, बच्चों को बुक पढ़ने के लिए दे रही है। बुक कौन सी? टेक्स्ट बुक से अलग बुक, तो वो कौन सी यहाँ पे क्या प्रमोट करी, किस तरह की रीडिंग को प्रमोट करी? इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग। तो देखिए, इंटेंसिव रीडिंग जब आप बच्चे को टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि पढ़ो, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो बच्चे एकदम इंटेंसिव होके बहुत गहन पठन करेंगे कि इससे भाई टीचर क्वेश्चन पूछने वाली है, तो वो इंटेंसिव रीडिंग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एकदम, ठीक है, स्किम करेंगे।
अब एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब ऊपरी तौर, जिस्ट लेने के लिए, स्कैन करते हुए पढ़ना, मज़ा लेने के लिए, जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कोई जोक, कॉमिक, स्टोरीज, नॉवेल, इस तरह की जो बुक्स पढ़ते हैं अदर देन योर टेक्स्ट बुक, तो आप इंजॉय करते हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं रहती है कि इसको मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर मुझे जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। यहाँ पे आंसर आपका एक्सटेंसिव रीडिंग एकदम करेक्ट है। गाइडेड रीडिंग अलग तरह की रीडिंग होती है। लैंग्वेज को सुधारने के लिए टीचर एक ग्रुप बनाती है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट देती है बच्चों को, उसी टेक्स्ट को सारे बच्चों को पढ़ना होता है और टीचर के गाइडेंस में वो पढ़ते हैं। जहाँ पे भी उनको सपोर्ट या किसी भी तरह का लर्निंग की ज़रूरत होती है, टीचर उन्हें बताती है, तो ये गाइडेड रीडिंग होता है। शेयर्ड रीडिंग जब बच्चे आपस में मिल के पढ़ाई करते हैं टीचर के गाइडेंस के अंदर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और इंटेंसिव रीडिंग भी नहीं होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग जो होती है, स्कीमिंग स्कैमिंग होती है, वो मेरे इंग्लिश पेडागोजी के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके जरूर देखिएगा। और आज हम 115 तक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, आपको लगा हो कि हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।